रखने वाले हैं, जिसमें इंद्रावती विकास प्राधिकरण की स्थापना की मांग भी शामिल है। विधानसभा के लिए चाहता हूं कि यहां पर एक बाईपास तो हम लोग बना रहे हैं, एक दूसरी बाईपास जिसका मैंने सर्वे करा लिया है, एस्टीमेट सबमिट हो गए हैं, वो द्वितीय बाईपास को स्वीकृति दें ताकि जो जगदलपुर नगर है वो जो ट्रांसपोर्ट नगर बना है, ये ट्रांसपोर्ट नगर से एक सामान्य नगर वापस बन सके। नगर पालिका घोषणा पत्र में शामिल था कि हम प्रदेश के 10 नगर निगमों को भूमिगत नाली में हम कन्वर्ट करेंगे, ये घोषणा पत्र में शामिल था। तो मैं ये चाहूंगा कि वो इस बात को घोषित करें कि आने वाले समय में हम जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र को भूमिगत नाली के दायरे पे लाएंगे और यहाँ पर काम चालू करवाएंगे। तीसरी मेरी एक मांग है कॉलेज बिल्डिंग की। कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ बहुत पुरानी हो चुकी है और इस पुरानी बिल्डिंग को में हमारे करीब 3500 बच्चे हमेशा बैठ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। मैं चाहता हूं संभाग मुख्यालय का ये महत्वपूर्ण पुराना सबसे कॉलेज है, इस कॉलेज की नई बिल्डिंग दें तो ये जगदलपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। अरपा नदी की तर्ज पे, अरपा जो कि सूखी हुई नदी है, उसकी तर्ज पे अरपा विकास प्राधिकरण बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि इंद्रावती जो कि हरा भरा है, यहाँ पर साल के 365 दिन पानी रहते हैं, इस दृष्टि से धनपुंजी से लेकर चित्रकूट तक या धनपुंजी से लेकर भोपालपट्टनम तक एक वृहद योजना बनाकर इस नदी को संरक्षित करने के लिए, इस नदी का विकसित करने के लिए, पर्यटन स्थल डेवलपमेंट करने के लिए, पीने का पानी के दृष्टि से डेवलपमेंट करने के लिए, सिंचाई के साधन डेवलपमेंट करने की दृष्टि से, मवेशियों के पानी के पीने के स्थल सुरक्षित करने की दृष्टि से एक वृहद योजना इंद्रावती विकास प्राधिकरण के रूप में यदि घोषित करें माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं समझता हूं कि पूरे बस्तर वासियों को एक सबसे बड़ी। वहीं विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी कल दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। नक्सली हिंसा को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है। हर वाहन को चेक किया जा रहा है। आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। एमसीवी लगाकर हर थानों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। वहीं सड़कों पर डी माइनिंग भी की जा रही है, क्योंकि विकास यात्रा में राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंच रहे हैं और जिला मुख्यालय को छावनी के रूप में तब्दील किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक भी मानते हैं कि धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, जिसको देखते हुए विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए इनकी ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा इस दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी की पावन धरा से शुरू हो रही है और जो हमारा दंतेवाड़ा जिला है नक्सल दृष्टि से काफी संवेदनशील है, इसलिए हम लोग संवेदनशीलता को देखते हुए काफी सुरक्षा के प्रबंध कर रहे हैं और हर संदिग्ध जगहों की तलाशी, चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, आने जाने वालों के ऊपर चेकिंग, जितने भी मकान है, कौन किराएदार है, कौन बाहर से आया है, कब से रह रहा है, मतलब हर दृष्टिकोण से। खबरें जारी रहेंगी, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आसमान में बैठी चिड़िया गाती थी। आहा, दाल है तो बड़ ममहा थे वो। काबर नहीं ममहाही अध्यक्ष दीदी, एमा लहसुन और धनिया के सुघर फोरन जो दे हाँ। फिर मेरी बेटी है बोलत रही से आप मन यहाँ हरा सब्जी घालू दे थो। हाँ बनाथन ना, एदे आज बरबट्टी बनाए हन। फिर आज का देवत हो तुमन अंकुरित चना की पापड़। काली अंकुरित चना दे रहे हन, आज पापड़ देबो। त देर का बात के है, घंटी बाजे के। आज तो तुमन ला खाना नहीं मिले, काबर की आज तो खाना नहीं बने हैं। काबर नहीं मिली सरपंचिन काकी, ये तो हमार अधिकार है। ये लड़का मन ठीक कहा थे। स्वाद
शिक्षा ये हर एक लड़का के अधिकार है। अरे कहाँ जात हो? खाना तो होती बने हैं। संपूर्ण भोजन ही स्वस्थ शरीर और मानसिक विकास के आधार होते। हमन ला कल के भारत के नींव ला मजबूत बनाना है। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा जहां विकास यात्रा की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। पुष्प स्टील मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने सीएम डॉक्टर रमन सिंह को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे दी है। बघेल ने शनिवार को मीडिया के सामने कहा कि पुष्प स्टील मामले पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर लगाए गए आरोप पूरी तरह तथ्यात्मक हैं। वे किसी भी मंच पर सीएम के साथ बहस करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक भूपेश बघेल ने पुष्प स्टील मामले में सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री पर पुष्प स्टील से सीधे लाभ लेने का जिक्र किया था। इस चुनौती को बहुत विनम्रता पूर्वक दोहराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का ये लाल उन्हें फिर से चुनौती देता है कि वो किसी भी मंच पे बहस कर ले। मैं तैयार हूं। पुष्प स्टील के मामले में उसके दामन दाग से भरे हुए हैं और उससे चाहे वो कितना भी चिल्ला के कहे, वो छींटे पड़ेंगे, वो धुलेंगे नहीं। कोरबा नगर निगम के कार्यक्रम में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के काफिले को शनिवार को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दरअसल जैसे ही मंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, वहां मौजूद कांग्रेसियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मंत्री के काफिले को वापस जाना पड़ा। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरबा महापौर मंत्री के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने कार्यक्रम को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने का आरोप लगाया है। योजनाओं का पैसा है या कुछ पैसा राज्य सरकार की योजनाओं का है, तो इन सब में इस प्रकार से मनमानी करना, माननीय मंत्री अमर अग्रवाल जी के संरक्षण में नगर पालिका निगम में महापौर जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको कोरबा क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कार्यक्रम को नगर पालिका निगम के महापौर और अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम बना दिया है। अगर ये इनका पर्सनल कार्यक्रम है तो हम पूछना चाहते हैं, हम पार्षदों का नाम क्यों डाला गया है? अगर ये सार्वजनिक कार्यक्रम है तो हमारे विधायक को क्यों इनवाइट नहीं किया गया है? ये सबसे पहला सांसद विधायक को, क्योंकि वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। नगर निगम अपने आप में एक ऑटोनॉमस है। अब अगर वहाँ के पार्षद नहीं चाहते किसी को बुलाना, तो यहाँ का नगर निगम का मामला है, तो विधायक को इतना इसमें उत्तेजित भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को नहीं बुलाया। मैंने जाते ही अनाउंस भी कराया मन से कि भाई विधायक जी बाहर क्यों खड़े, आइए सम्मान के साथ मंच पे बैठिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाएंगे, आप भी हमारे लिए भाषण करो, हम भी आपके लिए। हालांकि ये पूरा मामला शांत होने के बाद करीब 1 घंटे बाद मंत्री जी को वापस लाया गया, लेकिन जैसे ही मंत्री जी ने भाषण देना शुरू किया, महापौर जोगेश लांबा मंच पर ही झपकी लेते नजर आए। इधर कांग्रेसियों के विरोध के बावजूद मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि कोरबा में विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये बात सही है कि वो प्रोजेक्ट को जितने समय में पूरा होना चाहिए वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके देखिए बहुत से कारण रहते हैं, कहीं टेक्निकल हो जाता है, कहीं आरी का विषय आ जाता है, नहीं होना चाहिए विलंब। लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने व्यापकता के साथ काम चल रहे हैं कि उसके लिए पर्याप्त जो संसाधन चाहिए
वित्तीय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है शासन की तरफ से। आरी भी होता है, हम तुरंत क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कई जगह ठेकेदार नहीं मिलते, कई जगह मजदूर नहीं मिलते, तो कुछ कारण से विलम्ब होते जा रहा है। लेकिन विलम्ब चाहे जो हो, मंशा सरकार की बहुत साफ है कि यहाँ की आवर्धन योजना को चालू करके आगामी 30 साल के लिए पेयजल की समस्या को दूर करना, और वो हम करेंगे। बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा, क्योंकि रायपुर में हमने प्रारंभ कर दिया है 100 बस के साथ एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी 6 तारीख को हमारी बैठक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमने उसमें कोरबा नगर निगम को शामिल किया है, क्योंकि कोरबा में आज आवश्यकता है। तो ये सिटी बस चल के लोगों को सस्ते दर पे परिवहन मिले, नहीं तो शहरीकरण से बल्कि लोगों को परेशानी होती है। तो सिटी बस का वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सभी बहनों एवं प्रदेश के समस्त वयस्क भारतीय नागरिकों जिनकी उम्र 1 जनवरी 2018 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं, कृपया ध्यान देंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन कराने का पुनः अवसर 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक है। मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप आगे आएं और अपने नजदीकी मतदान केंद्र में पहुंचकर अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6, प्रवासी भारतीय के नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6 का, मतदाता सूची हटाए जाने हेतु आवेदन प्रारूप 7, मतदाता सूची में नाम व अन्य के संशोधन हेतु आवेदन प्रारूप 8, मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु आवेदन प्रारूप 8 का। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। यह वेबसाइट www.ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर एवं प्रदेश के समस्त वयस्क भारतीय नागरिकों जिनकी आयु 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, कृपया ध्यान दें कि मतदाता सूची में नाम जोड़ाने, हटाने अथवा संशोधन किए जाने का पूर्ण अवसर दिनांक 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक है। मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आएं और अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाकर अभिहित अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं और मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6, प्रवासी भारतीय के नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6 का, मतदाता सूची हटाए जाने हेतु आवेदन प्रारूप 7, मतदाता सूची में नाम व अन्य के संशोधन हेतु आवेदन प्रारूप 8, मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु आवेदन प्रारूप 8 का। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। यह वेबसाइट www.ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित। ETV न्यूज दिन भर लगातार। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां के मोपका धान संग्रहण केंद्र में शनिवार को आग लगने से वहां रखा 50,000 बोरा धान जलकर खाक हो गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और अधिकारियों को सूचना दी गई। आनन फानन में मौके पर बचाव दल भी पहुंचा, लेकिन तब तक तकरीबन 50,000 बोरा धान जलकर खाक हो गया।
जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। आग बुझाने में लगी 4 दमकल की टीम को तकरीबन 4 घंटे का समय लगा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आग की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, वहीं अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। वहीं बिलासपुर के रतनपुर इलाके में 3 बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में शनिवार को बिलासपुर जिला सत्र अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। घटना 11 मार्च 2011 की है, जब शक के चलते मनोज सूर्यवंशी नामक युवक ने पहले तीनों मासूम बच्चों का स्कूल से अपहरण किया और अपहरण के बाद पास ही के खेत में ले जाकर पत्थरों से कुचलकर बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। बच्चों की उम्र 5 से 9 वर्ष के बीच थी। अगले दिन जब खेत में बच्चों की लाशें देखी गई तो रतनपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज सूर्यवंशी को लखराम गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मोबाइल फोन से ट्रेस कर उसकी गिरफ्तारी की। कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और शनिवार को तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश नीता यादव ने फैसला सुनाते हुए दोषी मनोज सूर्यवंशी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। वहीं अदालत के फैसले पर मृतक मासूम बच्चों के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने राजनांदगांव के कौरिन भाटा क्षेत्र में एक निजी कंपनी के ऑफिस में अवैध वसूली करते हुए एक आरक्षक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आरक्षक अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 50,000 रुपए की वसूली कर रहा था। तभी वहां क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुंच गई और आरोपी आरक्षक को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार नेपाल से कैसी है हजारों लड़कियों की तस्करी, काठमांडू से बीबीसी की विशेष पड़ताल। ढाका में गिरी इमारत ने उठाए पश्चिमी दुनिया के सामने कई सवाल। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे दुनिया भर में गूंजते सन्यासिन के सुर। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में।
हर साल हजारों लड़कियों को नेपाल से बाहर ले जाकर भारत के वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। कईयों को तो सऊदी अरब और अफ्रीकी देशों में भी बेचा जाता है। किस हद तक फैला हुआ है मानव तस्करी का ये जाल, किस हाल में रह रही हैं वो लड़कियां जो हुई इसका शिकार, और क्या किया जा रहा है इसको रोकने के लिए? काठमांडू और दिल्ली से इसकी पड़ताल की बीबीसी संवाददाता राजेश जोशी ने। दिल्ली के रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर पुलिस का छापा। सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस ऐसी लड़कियों की तलाश में आए हैं जिन्हें नेपाल से लाकर यहां बेच दिया गया है। कोठे के अंदर लड़कियों को पुलिस से छिपाने के लिए अमानवीय हालत में रखा जाता है। ऐसे छोटे छोटे गुप्त तहखाने यहां पहले भी मिले हैं। पहले भी कई बार लड़कियों को यहां से निकाला गया है, पर वो अपने हालात के बारे में खुलकर बोलना पसंद नहीं करती। इस हालत में आई हम गए थे ना नेपाल की हालत है, आपको पता नहीं है? बहुत वहाँ गरीबी। इन लड़कियों का सफर नेपाल के दूर दराज गांवों से शुरू होता है, लेकिन शारदा जैसी कुछ लड़कियां इस जाल से खुद भाग निकलने में सफल होती हैं। 5 साल पहले वो 2 बार तस्करी का शिकार बनी। वो कहती हैं कि कुछ लोग उन्हें बेहोश करके भारत के चेन्नई शहर ले गए, जहां उनका गुर्दा निकाल लिया गया। मलाई दुखिया थियो अनि मैले दुखेको भएर त सोधेको। मुझे पता नहीं चला कि मेरी किडनी निकाल ली गई है। दर्द मुझे जरूर होता था। मैंने पूछा कि ये घाव कैसा है, तो मुझे बताया गया कि मेरा खून खराब हो गया है और उसे बदला गया है। और दूसरी बार उन्हें दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया। मान्छे गायब भयो अनि गायब भएपछि ल तिम्रो बच्चा अलग गर्नुपर्छ। अचानक मेरा पति चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे बेच दिया गया है। मुझसे मेरे बच्चे को भी अलग कर दिया गया और मुझसे जबरन धंधा करने को कहा गया। पुलिस और सामाजिक संगठनों की कड़ी निगरानी और जांच पड़ताल के बावजूद लड़कियों की तस्करी अब भी लगातार जारी है। यूं तो ये सड़क काठमांडू से भारत नेपाल सीमा तक जाती है, लेकिन नेपाल की बहुत सारी लड़कियों के लिए ये अंधकार और गहरी खाई की तरफ ले जाने वाली सड़क है। उनमें से बहुत सारी लड़कियां बंबई और दिल्ली के वेश्यालयों में जाकर फंस जाती हैं। लेकिन अब मैती नेपाल और नेपाल पुलिस की ये लोग इन बसों की चेकिंग करते हैं ताकि किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ देश से बाहर ले जाकर बेचा ना जा सके। काठमांडू के मैती नेपाल संगठन के शेल्टर होम में तस्करों के पंजों से छुड़ाई गई लड़कियों को शरण मिलती है। दिन में 4 लड़की से 5 लड़की को हम लोग रोकते हैं। 4 से 5 तो 4 से 5 आप अंदाजा कीजिए, हम लोग 11 बॉर्डर में हैं, तो 11 4 44 तो हो गया। 50 का लगभग एक दिन में हम लोग रोकते हैं। मैती नेपाल संगठन के मुताबिक एक महीने में लगभग 1500 लड़कियों को बाहर जाने से रोका जाता है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से इन्हें भारत ही नहीं बल्कि ईरान, सऊदी अरब, तंजानिया और किर्गिस्तान जैसे देशों में ले जाकर बेच दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जितने भी संलग्नता व्यक्तियों का पाया गया है, उन लोगों में के फ्यू ऐसे हैं जो पॉलिटिकल संरक्षकत्व में रहे हुए हैं। नेपाल की सीमा लांघने का फैसला करते वक्त शायद इन लड़कियों को ये एहसास नहीं होता कि गरीबी से मुक्ति की चाह उन्हें एक और कैद की ओर ले जा रही है। राजेश जोशी, बीबीसी, काठमांडू। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क स्टूडियो में हैं रुचिरा गुप्ता। रुचिरा जी, आप लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ी रही हैं। लड़कियों की तस्करी रोकने की दिशा में भी आपने अभियान चलाया है। जब ये पता चलता है कि इस तरह की लड़कियां सीमा पार से लाई जा रही हैं, तो पुलिस कार्रवाई के बाद क्या किया जाता है? कहाँ जाती हैं वो लड़कियां? ज्यादातर उनको किसी शेल्टर या होम में भेजा जाता है और वहाँ जब तक रखा जाता है जब तक केस चलता है, और केस के समय लड़कियों को सामने लाया जाता है जिससे कि वो मानव तस्कर जो लोग उनका तस्करी करते हैं उन लोग उनके बारे में गवाही दे सके। गवाही के बाद कई बार ये लड़कियों को वापस भेजने का प्रयत्न किया जाता है, पर इस बात में प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कई बार ये लड़कियां जिस परिस्थिति से लाई गई थी कई बार उसी में वापस फेंक दी जाती है और वापस मानव तस्करों के हाथ में पहुंच जाती है जो इनकी बार बार ट्रैफिकिंग करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और नेपाल की सरकारें वाकई में इसको गंभीरता से ले रही हैं?
जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतना न तो हिंदुस्तान की सरकार ले रही है और न नेपाल की सरकार ले रही है, क्योंकि ये मामला है लड़कियों का, वो भी गरीब लड़कियों का और कई बार पिछड़ी जाति की लड़कियों का। ज्यादातर मैंने देखा है जब भी हम लालबत्ती इलाके में जाते हैं कि लड़कियां जो हैं गरीब घर की होती हैं, बहुत छोटी उम्र की होती हैं और ज्यादातर जो है पिछड़ी जातियों से होती हैं। जी, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस सब पर काबू फिर कैसे पाया जा सकता है? सबसे बड़ा कारण जो है ये देह व्यापार का है इसकी मांग। इस एक ग्राहक जब है तभी तक ये धंधा चलता है। तो जब तक हम ग्राहक को जो है कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, जब तक ग्राहक को हम रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान में और नेपाल में हमें बहुत कड़े कानून चाहिए सबसे पहले कि ग्राहक को पकड़े, लड़कियों को नहीं पकड़े। रुचिरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ग्लोबल इंडिया में आगे चिमनी 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 अच्छा 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 चिमनी 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 अच्छा अच्छा मिलिएगा भारतीय सिनेमा के विदेशी फैन से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साकार करने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं की कोशिशों से मां नर्मदा खुद चलकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंच रही है। इस प्राचीन कार्य के लिए इंदौर से 22 किलोमीटर दूर उज्जैनी ग्राम से क्षिप्रा के उद्गम स्थल से 432 करोड़ की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। परियोजना का एक उल्लेखनीय लाभ ये होगा कि विश्व प्रसिद्ध सहिष्ठ मेले में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे। ये परियोजना मालवा निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। लोगों की पानी की पीने की समस्या हल होगी और खेत लहला उठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भगीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। जिला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताज़ा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार।
तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मेड इन बांग्लादेश यानी यूरोप और